नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है पिता का दिया हुआ तोहफा टूटने पर गुस्से में आकर एक बहू ने अपनी सास को इतना मारा कि उनकी हड्डियां तोड़ दीं। फिर ननंद ने भी सिखाया अपनी भाभी को ऐसा तगड़ा सबक कि उसके होश ठिकाने आ गए। एक बुजुर्ग औरत बेहोशी की हालत में अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। उन्हें अपने आसपास क्या हो रहा है इस बात का कोई आभास ही नहीं था, क्योंकि वह तो जब से अस्पताल में लाई गईं तब से लेकर अब तक बेसुध ही लेटी हुई थीं। और उनके वार्ड के बाहर एक लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी, जिसके साथ में एक लड़का भी था जो उसे संभाल रहा था। दरअसल उस लड़की का नाम दिया था और जो अंदर बेड पर लेटी हुई थी वह बुजुर्ग महिला कोई और नहीं बल्कि जिया की माँ थी। और जो लड़का जिया को शांत कर रहा था वह जिया का पति था। और जिया की माँ की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, जिसके कारण वह खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। और अभी तक वह यह भी नहीं समझ पा रही थी कि अचानक उसकी माँ को ऐसा क्या हो गया। 3 घंटे तक ऑपरेशन थिएटर में रहने के बाद जिया की माँ रामवती जी को वार्ड में शिफ्ट किया गया। जिया और उसका पति वार्ड के ही बाहर बैठे हुए थे कि तभी अंदर से रामवती जी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बार बार वह बस यही बात कह रही थीं। और क्योंकि वह शांत नहीं लेट रही थीं, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और वह फिर से बेहोश हो गईं। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने जिया को बताया था कि आपकी माँ की हालत बहुत ख़राब है। इस उम्र में इन्हें इतनी चोट लगी कैसे और इन्हें किसने इतनी बुरी तरह मारा है। यह सब सुनकर जिया भी चौंक गई और बोली, यह आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? किसी ने माँ को मारा है? डॉक्टर बोले, हाँ, और आपकी माँ को किसी ने बहुत बुरी तरह मारा है, क्योंकि उनके पैर की हड्डी 2 जगह से बिल्कुल टूट गई थी और इस उम्र में दवाइयों से वह ठीक कर पाना असंभव था, जिसके लिए हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ा। जिया और उसका पति सुदेश दोनों यह सुनकर चौंक गए, क्योंकि इस उम्र में रामवती जी को किसी ने इतनी बुरी तरह मारा कि उनकी हड्डियां तक टूट गईं। लेकिन इतनी बूढ़ी औरत को आखिर कोई क्यों पीटेगा, और वह भी इतनी बुरी तरह से? इस बुजुर्ग महिला की भला किसी से क्या दुश्मनी थी? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। रामवती जी अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थीं। रामवती जी का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे की शादी तो काफ़ी समय पहले कर दी थी। फिर अभी 1 साल पहले ही उन्होंने अपनी बेटी की भी शादी की थी। इसके बाद एक हादसे में उनके पति की मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद रामवती जी का और कोई सहारा नहीं था, तो वह अपने बेटे और बहू के साथ ही रहा करती थीं। वह भी सभी माँ की तरह अपने बेटे और बहू को बहुत प्यार करती थीं और हमेशा ही यह सोचती कि वह अपनी बेटी और अपनी बहू में कभी कोई फ़र्क ना करें। लेकिन उनकी बहू का स्वभाव उनसे बिल्कुल विपरीत था। रामवती जी रोज़ ही घर का सारा काम किया करती थीं, लेकिन आज रामवती जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तबीयत तो उनकी 2-3 दिन से ठीक चल ही नहीं रही थी, पर फिर भी
बेचारी जैसे तैसे घर का काम निपटा दिया करती थी। लेकिन आज आज उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी और उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। तो उन्होंने अपनी बहू का या अपने घर का कोई काम नहीं किया। जब वह उठी तो उन्हें खाट में लेटे लेटे भी चक्कर आ रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को आवाज़ देकर कहा, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लाकर दवाई दे दे ताकि मैं उठकर घर का कुछ काम देख सकूं। बेटे ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। वह अपने काम में इतना व्यस्त था कि दवाई का सुना ही नहीं। इधर उनकी बहू, जब उसने रामवती जी को अभी तक बिस्तर में पड़े हुए देखा तो वह किसी घायल शेर की तरह उन पर दहाड़ती हुई आई और बोली, महारानी अभी तक खाट में पड़ी है। तेरे कमरे में घड़ी लगी हुई है ना? फिर भी तुझे टाइम नहीं दिखता क्या? यह कोई टाइम है अभी तक सोने का? हे भगवान, जाने कैसी सांस मिली है, कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है इसका। जब देखो तब बस बहाने बनाकर पड़े रहना चाहती है। अरे, अगर तू यहाँ खाट में पड़ी रहेगी तो यह सब घर का काम क्या कोई भूत प्रेत आकर करेंगे? घर के काम करने के नाम पर तो तुझे मौत आती है। और अगर अपनी बेटी के ससुराल जाने की बात आ जाए तो तू बिल्कुल ठीक हो जाती है और फटाफट अपनी बेटी के ससुराल पहुंच जाती है। तू तो बिल्कुल ठीक हो जाती है तब। लेकिन मैं तुझे ज़रा काम करने के लिए क्या कह दूं, तू तो बिल्कुल ही मर जाती है। तेरा यह सब ड्रामा मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। चल अब उठ और घर का काम निपटा। रामवती जी ने बहू से कहा, बहू, तू ऐसा क्यों सोचती है? मैंने तुझ में और जिया में कभी कोई फ़र्क नहीं किया। जैसे जिया मेरी बेटी है वैसे ही मैंने तुझे भी अपनी बेटी की ही तरह माना था। लेकिन मेरी बेटी जिया मेरे साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करती जैसा तू मेरे साथ करती है। फिर भी मैं तो हमेशा ही यह कोशिश करती हूँ कि तुझे मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो, लेकिन तुझे कभी मेरी कोई परेशानी दिखाई नहीं देती। तुझे यकीन नहीं आता तो मेरा माथा छूकर देख ले कि मुझे कितना तेज बुखार है। अगर मेरा बस चलता तो मैं कब का उठकर यह सब काम निपटा देती। इतने पर रामवती जी की बहू संजना बोली, हाँ हाँ, ज्यादा लेक्चर मत दे, बड़ी बीमार है तू। उनका माथा छूती हुई बोली, अरे, इतना तो शरीर का तापमान वैसे भी रहता ही है, पर तुझे तो बहाने चाहिए। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि यहाँ खड़े होकर तुझे समझाती रहूं। और भी बहुत काम है। जाकर किचन का काम देख ले। अभी घर में साफ सफाई भी नहीं हुई है। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। आज तेरी वजह से बच्चे भूखे ही जाएंगे। जब तक मैं आऊं तब तक घर का काम निपटा देना। इतना कहती हुई संजना अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल गई और रामवती जी, जिनकी उठने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हो रही थी, लेकिन घर में काम भी फैला पड़ा था, जिसके कारण ना चाहते हुए भी वह हिम्मत करके उठीं और घर का काम निपटाने लगीं। जैसे तैसे हिम्मत करके उन्होंने घर का, किचन का, खाने पीने का काम निपटाया। पर जब वह साफ सफाई कर रही थीं तो उन्हें चक्कर आ गया, जिससे वहां रखा हुआ एक वॉच टूट गया और रामवती जी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ीं और वहीं गिरी पड़ी रहीं, क्योंकि उन्हें देखने वाला भी कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद जब उनकी बहू अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर आई
तो उसने आकर देखा कि उसकी सास चौक में बेहोश पड़ी हुई है और कांच का वह वाश जो उसके पिता उसके लिए विदेश से लेकर आए थे वह वहीं टूटा पड़ा है। उसे देखते ही संजना तिलमिला गई और वहां रखा हुआ जग, पानी से भरा हुआ जग, अपनी सास के मुंह पर उड़ेल दिया। बेचारी पहले से ही बीमार थी और अब बहू ने जैसे ही उनके मुंह पर पानी उड़ेला तो वह होश में आई। जैसे ही वह हाथ बढ़ाती हुई उठने लगी कि उनकी बहू ने एक जोरदार तमाचा उनके गाल पर जड़ दिया और बोली, इतना महंगा वाश तोड़ दिया, इसके पैसे क्या तेरा बाप देगा या तेरा मरा हुआ पति आसमान से पैसे बरसाएगा? पैसे पेड़ पर नहीं उगते, तुझे पता भी है इसकी कीमत। अगर मैं तेरे शरीर का पुर्जा पुर्जा भी बेच दूं ना तो भी यह वाश नहीं खरीद सकती। और तूने इतना महंगा गिफ्ट तोड़ दिया। तुझे पता भी है मेरे पापा मेरे लिए कितने प्यार से यह तोहफा लेकर आए थे। मैंने इसे इतने दिनों से इतना संभाल कर रखा था, लेकिन तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता। इतना कहते हुए उसने जैसे ही अपनी सास को एक और थप्पड़ मारना चाहा, वैसे ही अपनी बहू का उन्होंने हाथ पकड़ लिया और बोली, बहू, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर तूने मुझे घर का काम करने के लिए कहा ही क्यों? जब मैं अपना शरीर नहीं संभाल पा रही तो मैं तेरे सामान को क्या संभालती? तुझे अपने पिता के लाए हुए इस कांच के बर्तन की इतनी परवाह थी, लेकिन तूने एक बार भी मेरे माथे से निकलते हुए खून को देखकर भी मुझसे यह नहीं पूछा कि मैं कैसी हूं। तुझे तो बस अपने गिफ्ट की पड़ी है। कितनी निर्दयी और स्वार्थी है तू। आज तक मैं बस यही सोचती रही कि शायद मेरे ही प्यार में कोई कमी रह रही है जो तुझे मैं अपनी बेटी नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन आज मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ कि तुम जैसी औरत के लिए अगर मैं अपनी जान भी दे दूँ तब भी तू मेरी बेटी नहीं बन सकती। तू इतनी स्वार्थी है कि तुझे अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। और खबरदार, जो आज के बाद मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो आज पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रही हूँ। आज के बाद अगर मुझ पर हाथ उठाया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हिम्मत करके रामवती जी ने इतनी सारी बातें अपनी बहू संजना को सुना दी, लेकिन संजना भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। अपनी सास की बातें सुनकर तो वह और ज्यादा तिलमिला गई और अपना हाथ झटक कर अपनी सास से हाथ छुड़ाते हुए बोली, अच्छा, अच्छा नहीं होगा। क्या कर लेगी तू? तेरी औकात क्या है मेरे सामने? बहुत पंख निकल आए हैं तेरे। कुछ ज्यादा ही उड़ रही है बुढ़िया आजकल। आज देख मैं तेरा क्या हाल बनाती हूँ। तू मुझसे मरने की भीख मांगेगी, पर मैं तुझे मरने भी नहीं दूंगी। इतना कहकर घर में रखा हुआ लोहे का वाइपर उठाया और अपनी सास को पीटना शुरू कर दिया। वाइपर के डंडे से वह अपनी सास को पीटने लगी। बेचारी रामवती जी अपनी बहू का हाथ तो उन्होंने हिम्मत करके पकड़ लिया, पर उनके बूढ़े शरीर में इतनी भी जान नहीं थी कि वह इस लोहे के डंडे का सामना कर पाती। संजना उन्हें पीटती रही और जब वह निढाल होकर वहीं गिर गईं, तब जाकर संजना को सुकून मिला और अपनी सास की ओर उंगली दिखाती हुई बोली, आज के बाद अपनी औकात में रहकर बोलना
और आज का यह दिन कभी मत भूलना, क्योंकि तेरी इस घर में यही औकात है। आज के बाद अगर मुझसे पंगा लिया तो इससे भी बुरा हाल करूंगी। आया समझ में? और संजना इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। संजना अपने कमरे में बैठकर नेल पेंट लगा रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। संजना ने एक दो बार डोरबेल को अनसुना किया। उसने सोचा कि रामवती जी उठकर दरवाज़ा खोल देंगी, लेकिन रामवती जी की हालत इतनी बदतर थी कि वह उठ भी नहीं पा रही थीं। जब कई बार बेल बजती रही तो संजना झुंझलाती हुई दरवाज़ा खोलने के लिए पहुंची और दरवाज़ा खोलती हुई बोली, आ रही हूँ। कौन सा पहाड़ टूटा जा रहा है जो ज़रा देर सब्र नहीं किया जा रहा? इतना कहती हुई संजना ने जैसे ही दरवाज़ा खोला और उसने दरवाज़ा खोलकर उसने जो सामने देखा, उसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे। एक पल के लिए तो संजना बिल्कुल बुत बनकर खड़ी हो गई, क्योंकि उसके सामने उसकी ननद जिया खड़ी थी अपने पति के साथ। जिया का पति एक पुलिस इंस्पेक्टर था, जो कि आज बिना बताए जाने कैसे संजना के घर आ धमके। वैसे तो संजना की ननद जिया अधिकतर ही घर पर अकेली आया करती थी, और जब भी आती थी तो अपने भैया भाभी को फ़ोन पर एक दिन पहले ही सब बता दिया करती थी कि भाभी मैं आ रही हूँ। लेकिन इस बार तो ना ही जिया ने फ़ोन पर कुछ बताया और ना ही वह अकेली आई थी। उसके साथ उसका पति भी आया था, और वह भी अपनी यूनिफॉर्म में। संजना उस पल कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि चौक में उसकी सास बेहोश पड़ी हुई थी और दरवाजे पर उसकी ननद और उसका पुलिस वाला पति खड़े थे। संजना क्या करे क्या नहीं, वह कुछ समझ नहीं पा रही थी और अचानक ही चीखने चिल्लाने लगी और बोली, दीदी बिल्कुल सही समय पर आई हैं आप। मैं कितनी देर से मदद के लिए चिल्ला रही थी, पर किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। अच्छा हुआ कि आप आ गईं। आइए ना दीदी, देखिए देखिए माँ जी को क्या हो गया है। मगरमच्छ के आंसू बहाती हुई संजना अपनी ननद के आगे नाटक करने लगी। जिया दौड़ती हुई घर के अंदर आई। जैसे ही उसकी नज़र उसकी माँ पर पड़ी तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसकी माँ बेसुध सी हालत में चौक में पड़ी हुई थी, जिसके सिर से खून बह रहा था और साथ ही पूरे शरीर पर भी निशान बने हुए थे। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर जिया बुरी तरह घबरा गई और अपने पति को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगी। जिया के पीछे पीछे उसका पति सुदेश भी दौड़ते हुए पहुंचा और अपनी सास की ऐसी हालत देखकर वह भी घबरा गया। उसने तुरंत ही अपनी सास को उठाया और अपनी गाड़ी में लिटाकर अस्पताल ले पहुंचा। जिया और उसका पति जब रामवती जी को गाड़ी में लिटाकर हॉस्पिटल जा रहे थे, तब संजना भी गाड़ी में बैठने लगी, लेकिन जिया ने गाड़ी का दरवाज़ा संजना के मुंह पर ही बंद कर दिया और अपने पति से कहा, चलिए सुदेश, जल्दी चलिए, माँ की हालत बहुत ख़राब है। सुदेश ने संजना से कहा, भाभी आप आकर आगे बैठ जाइए, हम माँ को लेकर हॉस्पिटल चलते हैं। संजना भी फट से गाड़ी में बैठ गई और वे लोग अस्पताल पहुंचे। रास्ते में जाते वक्त जिया ने अपने भाई राकेश को फ़ोन किया और अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचने के लिए उसने कहा। जैसे ही वे लोग अस्पताल पहुंचे तो रामवती जी की हालत देखकर डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा
कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। इस औरत को किसी ने बुरी तरह पीटा है, जिसकी वजह से इसकी यह हालत है। पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना हम इनका इलाज शुरू नहीं कर सकते। जिया के कई बार समझाने पर भी जब डॉक्टर इलाज करने नहीं लगे, तब सुदेश ने अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए कहा, डॉक्टर, किसी की जान बचाना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। और जहाँ तक बात रही पुलिस ऑफिसर की, तो मैं खुद एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। अब आप तुरंत इनका इलाज शुरू कीजिए, वरना अगर इन्हें कुछ हो गया तो आप भी सही सलामत नहीं बचेंगे। डॉक्टर ने सुदेश की आईडी ली तो वार्ड बॉय को आवाज़ लगाई और कहा कि इस बुजुर्ग औरत को लेकर ऑपरेशन थिएटर में पहुंचें। डॉक्टर ने अपने अन्य टीम मेंबर्स को भी बुलाया और रामवती जी को लेकर ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे। ऑपरेशन के दौरान जिया की सांस गले में अटकी हुई थी और इधर जिया का भाई राकेश, वह भी अस्पताल पहुंच चुका था। सब बस इस इंतज़ार में थे कि कब डॉक्टर बाहर निकल कर आए। कई घंटे के ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए, तो डॉक्टर ने सुदेश और जिया से कहा कि अभी आपकी माताजी खतरे से बाहर हैं, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सर, आप मेरे साथ आइए। और जिया और उसके भैया भाभी वहीं खड़े रहे और सुदेश डॉक्टर के साथ गया। इधर जिया का रो रो कर बुरा हाल था। वह अपने भाई की ओर घूरने लगी और बोली, अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अपनी बहन का इस तरह से कहना राकेश को समझ नहीं आया और वह बोला, जिया, यह तू कैसी बातें कर रही है? हम अस्पताल में हैं। यहाँ माँ की तबीयत इतनी खराब है और तू है कि फालतू की बातें कर रही है। जिया बोली, फालतू की बातें? यह तो तुम दोनों को पता चल ही जाएगा। और यह तेरी पत्नी जो इतनी सीधी बन रही है, इसे पूछ कि माँ के साथ इसने क्या किया है और माँ की हालत ऐसी कैसे हुई। तब संजना अपने पति की ओर देखकर अनजान बनती हुई बोली, मुझे क्या पता राकेश, मैं तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गई थी। जब मैं घर पहुंची तो देखा कि माँ वहां पर बेहोश पड़ी थीं और तभी तुम्हारी बहन और तुम्हारे जीजा जी भी पहुंच गए। मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे जाने के बाद वहां क्या हुआ था। तभी जिया अपनी भाभी की तरफ घूरती हुई बोली, एक बार माँ को होश आ जाने दे, फिर सब पता चल जाएगा कि तुझे क्या पता है और क्या नहीं। इतनी ही देर में सुदेश भी आ गया। राकेश जिया से कह रहा था कि तू फालतू में क्लेश करवाने वाली बातें मत कर। संजना भला माँ के साथ ऐसा क्यों करेगी? तब जिया और राकेश दोनों को शांत करता हुआ सुदेश बोला, अभी तुम लोग बिल्कुल शांत हो जाओ। पहले माँ को होश आ जाने दो, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। सुदेश ने किसी को फोन किया और फोन पर कहा कि वह उस जगह का ताला लगा दे जहां पर यह सब वारदात हुई है। संजना सब लोगों के सामने कुछ कर भी नहीं सकती थी। अंदर ही अंदर संजना की सांस अटक रही थी, क्योंकि उसने अपनी सास को पीट तो दिया था, पर उसे यह नहीं समझ आया कि अचानक उसकी ननंद और नंदोई उसके घर कैसे पहुंच गए। उसने तो सोचा था कि उसके सास होश में आने पर उठ जाएगी। हॉस्पिटल में बैठे हुए सभी लोग रामवती जी के होश में आने का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार रामवती जी को होश आया। इतनी देर में रामवती जी को होश आया था। इतनी देर के लिए सुदेश कहीं गया था, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहा है। लेकिन जब तक उन्हें होश आया, तब तक सुदेश वापस आ चुका था
उनके होश में आने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटी का नाम लेकर पुकारा। नर्स ने वार्ड से बाहर आकर जिया का नाम पुकारकर उसे बुलाया कि आपकी माँ जी आपको बुला रही हैं। जिया और जिया के साथ साथ अन्य सभी लोग भी उनके साथ अंदर चले गए। रामवती जी ने अपनी आंखें खोलीं और जिया को इशारे से अपने पास बुलाया। रामवती जी जैसे ही जिया से कुछ कहने वाली थीं, वैसे ही उनकी बहू संजना अंदर आई और उसे देखते ही रामवती जी अपना आपा खोने लगीं। वे डर के मारे जिया के पीछे छिपने की कोशिश करने लगीं। अपनी माँ को अपनी भाभी से यूं डरता हुआ देख जिया बोली, क्या हुआ माँ? आप भाभी को देखकर इतना डर क्यों रही हैं? अपनी माँ को यूं डरता हुआ देखकर जिया का शक यकीन में बदल चुका था। वह अपनी माँ को शांत करती हुई उनके कंधे पर हाथ रखती हुई बोली, माँ आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं हूं ना। यहाँ मेरे होते हुए आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अब मैं यहीं पर हूँ आपके पास, कोई आपको हाथ लगाकर तो दिखाए। मैंने भी उसका हाथ न तोड़ दिया तो मेरा नाम भी जिया नहीं। वह तो उस वक्त मैं आपसे दूर थी, इसलिए आपके लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अब आपको कोई छू भी नहीं सकता। सुदेश भी अपनी सास का हाथ को पकड़ता हुआ बोला, माँ जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं और जिया अब यहीं हैं। आपको किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप हमें यह बताइए कि आपको इतनी चोट पहुंची कैसे? आपको इतनी बुरी तरह से आखिर किसने मारा? तब रामवती जी अपनी बहू की तरफ देखने लगीं। उस पर ही उनकी बहू उनकी तरफ तिरछी नजरों से देखने लगी। रामवती जी तभी सुदेश संजना के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, माँ जी अगर आप हमें नहीं बता सकती तो अपने बेटे को ही बता दीजिए कि आपके साथ यह सब कैसे हुआ और किसने किया। आखिर आपको इतनी बुरी तरह से चोट कैसे लगी? मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने मुंह से सबको सच्चाई बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तब रामवती जी ने जैसे ही सब कुछ सच सच बताना शुरू किया, वैसे ही संजना रामवती जी पर चिल्लाकर पड़ी, झूठ बोल रही है यह बुढ़िया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लगता है सर पर चोट लगने की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है, इसीलिए कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस पर सुदेश बोला, संजना भाभी अगर आप कुछ ना ही बोलें तो बेहतर होगा, क्योंकि सच्चाई तो मैं वैसे भी पता करवा ही चुका हूँ। मैं तो बस माँ जी के मुंह से सुनना चाहता था। आपने जो इनके साथ किया है ना, उसकी सजा भुगतने के लिए आप तैयार हो जाइए। अपनी सास पर हाथ उठाते हुए आपको शर्म नहीं आई? अरे कुछ नहीं तो उनकी उम्र का ही लिहाज कर लिया होता। राकेश भी वहां खड़ा खड़ा सब सुन रहा था कि कैसे उसकी पत्नी ने अपनी सास को इतनी बेरहमी से पीटा, वह भी एक मामूली सा वॉश टूट जाने पर। उसके लिए उसकी सास की जान से कई गुना ज्यादा कीमती वह तोहफा था जो उसके पिता ने उसे दिया, और इस जरा सी बात पर उसने अपनी बीमार सास को पीट पीट कर उसकी हड्डियां तोड़ दी। राकेश ने भी जब यह सब सुना तो उसकी भी आंखें नम हो गईं और संजना को 3-4 तमाचे जड़ दिए और बोला, कैसी बेगैरत इंसान है तू। मेरी माँ ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, हमेशा ही तुझे अपनी बेटी की तरह प्यार किया, लेकिन तू बेटी बनना तो दूर, तू तो उनकी बहू भी नहीं बन पाई। तू इंसान नहीं हैवान है।
इंसान के रूप में जानवर है। क्या तुझे एक पल के लिए भी यह ख्याल नहीं आया कि तू मेरी माँ को इतनी बेरहमी से पीट रही है? अगर उन्हें कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा? इतनी ही देर में जिया भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। जिया ने भी मौके पर ही संजना को पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते उसे अपनी माँ के वार्ड से बाहर घसीट दिया और सुदेश को बोला कि वह पुलिस स्टेशन से किसी को बुलवाकर इसे अरेस्ट करवा दे। सुदेश ने पहले ही अपने पुलिस स्टेशन में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी और अब तक तो लेडी कांस्टेबल भी आ चुकी थी जो कि संजना को अरेस्ट करके ले गई। संजना उनके सामने रोती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे पुलिस स्टेशन ले गए। आज भी सुदेश और जिया कोर्ट की तारीख में जा रहे हैं। आज तारीख करते करते पूरे 6 महीने हो गए थे और अब रामवती जी अपने छोटे से पोते को अपनी माँ के लिए तड़पता हुआ नहीं देख पा रही थीं। सुदेश का ट्रांसफर इसी शहर में हो गया था तो जिया अपने भाई और भतीजे के साथ ही रह रही थी। अब रामवती जी ने फैसला किया कि वह उसे वापस ले आएंगी और अपनी बहू को रिहा करवा देंगी। हालांकि जिया और सुदेश, यहाँ तक कि राकेश ने भी अपनी माँ को मना किया कि वह अपना केस वापस ना लें। आखिर संजना को उसके किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उसने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की, बहुत बड़ा गुनाह किया है जिसकी माफ़ी उसे नहीं मिलनी चाहिए। सभी का एक ही मत था, लेकिन रामवती जी के बारे में वह अपने पोते के बारे में सोच रही थीं, जो अभी बहुत छोटा था, जिसे अपनी माँ के प्यार की ज़रूरत थी। लेकिन यह बात भी सच थी कि अगर संजना को अभी तक अपनी गलती का एहसास ही ना हुआ तो। लेकिन जब रामवती जी संजना से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन गईं तो उन्हें पता चला कि संजना को अपनी गलती का एहसास है और वह अपने किए पर शर्मिंदा भी है। संजना ने अपनी सास के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। मैं जानती हूँ कि मैं अपने गुस्से में आकर मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। उससे आपकी जान भी जा सकती थी और इसीलिए मैं अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मेरा यह गुनाह माफ़ करने के काबिल नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं इसलिए बिल्कुल आज़ाद नहीं होना चाहती कि मैं खुद को बेगुनाह समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बुरी हूँ और मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, पर अपने बच्चे को देखे बिना मैं नहीं रह सकती। इसीलिए एक झूठी सच्ची आस पर जी रही हूँ कि शायद मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँ और अपने बच्चे से मिल पाऊँ, वरना पता नहीं एक बार मुझे सज़ा हो गई तो उसके बाद जैसे बाहर निकलने पर वह मेरा चेहरा देखना भी चाहेगा या नहीं। मैं परिवार के बाकी सदस्यों की नज़रों में इतनी बुरी हूँ कि वे लोग मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहते। और सच में अगर बड़े होकर मेरे बेटे को यह बात पता चलेगी तो वह भी मुझसे इतनी ही नफ़रत करेगा। लेकिन मैं क्या करूँ माँ जी? आप भी तो एक माँ है ना, और एक माँ का दर्द समझ सकती हैं। मैं केवल अपने बच्चे के लिए यहाँ से बाहर आने की एक झूठी उम्मीद रखे बैठी हूँ, चाहे जो भी हो। पर मैं जानती हूँ कि मैं आपकी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। यह कहती हुई आंखों में आंसू भरकर संजना अपनी सास के कदमों में गिर पड़ी और उनके पैरों में लिपटकर उनसे माफ़ी मांगने लगी। रामवती जी आज अपनी बहू से मिलकर लौटी तो वह बहुत गहरी सोच में डूबी हुई थीं। आखिरकार
उन्होंने फैसला ले लिया कि वह अपनी बहू को आज़ाद करा देंगी, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि उनकी बहू को सच में अपनी गलती का पछतावा है, और किसी भी इंसान को अपनी गलती का पछतावा हो जाए, यह सबसे बड़ी बात है। बस यही सोचकर उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए जिया अपने घर में ही रहती है। संजना घर में रहते हुए भी परिवार में नहीं रहती। पूरे परिवार में कोई भी उससे मतलब नहीं रखता, और ना ही कोई उससे बात करना भी पसंद करता है, और वह अपनी गलती को सुधारने की कोशिश में लगी हुई है। वह जानती है कि उसकी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन उसे उम्मीद है कि एक दिन वह अपनी सास की मदद से सबको एक न एक दिन मना ही लेगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नई वीडियो में। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। मिलती हूँ नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।